मैं कमिंग सर। प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। अजीत, यस सर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे बोर्ड को। जी सर। जैसा कि सर आप जानते हैं, मेरा नाम अजीत सिंह खद्दा है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले के गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के स्तर पर ही पूरी करी है। इसके बाद सर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने बीए की शिक्षा पूरी करी है। 2021 में इग्नू से सर मैंने एमए में हिंदी लिटरेचर का कोर्स किया है। उसके बाद से सर मैं यूपीएससी की तैयारी में अपने आप को डेडिकेटेड टाइम दे रहा हूँ। और सर मेरे दोनों माता पिता कृषक हैं और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। अच्छा, आपने किरोरीमल जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से जब ग्रेजुएशन किया तो फिर पीजी भी वहीं से क्यों नहीं किया? जी सर। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैं एमए करता या पीजी करता तो सर मुझे अपना पूरा टाइम देना पड़ता। और मेरा सर टारगेट ये था कि मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दूँ, तो पूरा टाइम शायद मैं नहीं दे पाता, तो इस वजह से सर। अच्छा, मतलब एक तरह से अगर हम एंड और मीन की बात करें तो एंड आपका यूपीएससी था और एक साधन के रूप में आपने एमए का प्रयोग किया, जी सर। नॉलेज के लिए नहीं। जी नहीं सर, नॉलेज भी और ऑप्शनल भी मेरा हिंदी लिटरेचर होने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों किया आपने? जैसे देख रहा था कि ग्रेजुएशन में आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रखा है, तो बीए पास कोर्स था क्या? तभी दो। और उसके बाद आपने हिंदी साहित्य से एमए किया, तो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से ही कोई विषय क्यों नहीं चुना? जी। सर 12वीं तक मेरे पास साइंस थी, तो 12वीं के बाद सर यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली आया। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के साथ मैंने हिंदी लेने की सोची। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर हिंदी इनके साथ नहीं मिली। और सर जब मैंने एनालाइज करा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, तो मैंने पाया कि सर मैं उतना सहज नहीं हूँ इन दोनों में ऑप्शनल लेने के लिए। तो फिर सर मैंने हिंदी पहले भी 12वीं तक पढ़ रखी थी और ग्रेजुएशन में भी एक विषय के रूप में मैंने हिंदी पढ़ी थी। तो इसलिए जब मैंने अपने सीनियर से बातचीत करी तो उन्होंने भी बताया कि हिंदी का सिलेबस भी ठीक है, छोटा भी है और अंकदायी भी है। तो इसलिए सर मैंने हिंदी ले ली। अच्छा, आपने जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आज तो बड़ा रेलिवेंट है और हमेशा ही रेलिवेंट रहा है। एक छोटा सा मेरे को एक बात बताइए, कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एक नेशन स्टेट है, दूसरे को कहते हैं स्टेट नेशन है। सुना है? नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? और एग्जाम्पल के साथ बताते हुए बताइए, भारत क्या है, एक नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है? सर स्टेट नेशन के बारे में तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी सर। नेशन स्टेट सर, भारत को नेशन स्टेट कहा जा सकता है। नेशन सर एक प्रकार से जो वेरियस ग्रुप्स हैं या जो वेरियस एथनिसिटीज़ के लोग हैं या वेरियस रीजन्स के लोग हैं, वो आपस में मिलकर जब एक देश के रूप में जो कॉमन एस्पिरेशंस के लिए आप साथ आते हैं, तो वो सर। तो ये आप पढ़े हैं या आप ऐसे ही गेस कर रहे हैं? अनुमान से। हाँ, ये अनुमान है। इसको देखिए, भारत के बारे में आपने वीएस नायपॉल का नाम सुना है? एक डिबेट चली कि स्टेट नेशन, नेशन स्टेट, तो उन्होंने एक अपने हिसाब से कहा, एक भारतीय मूल के साहित्यकार हैं वीएस नायपॉल, नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने कहा भारत ना नेशन स्टेट है ना स्टेट नेशन है, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए और एक सिविलाइज स्टेट है। हिंदी साहित्य भी पढ़ा है आपने। तो जब हम एक सिविलाइज, हम ना नेशन स्टेट की बात करें ना स्टेट नेशन की, कोई अगर कह रहा है कि हमें इससे अलग होके भारत को एक सिविलाइज स्टेट की तरह देखना चाहिए, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? सर इसका जो अर्थ मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि सनातन काल से पिछले 2-3 हज़ार साल से या हम माने कि हड़प्पा जो संस्कृति थी हमारी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उस टाइम से ही जो हमारा भारत का इतिहास है वो निरंतर चला आ रहा है। वो प्रवृत्तियाँ या वो जो जीवन के तरीके, तौर तरीके थे या जो साधन थे, वो आगे भी बने रहे। और वेरियस यहाँ पे जो बाहर से भी लोग आए और जो जातियाँ आई वो आपस में इसमें मिल गए और यहाँ की जो एक जीवन पद्धति थी उसमें शामिल हो गए। तो शायद इस वजह गुड। अच्छा, ये बताइए, आप जयपुर के रहने वाले हैं? सर गांव है 70 किलोमीटर तो, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर गांव है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही पड़ता है। जब हम राजस्थान की बात लेते हैं तो बड़ी विविधता है, और आप जानते होंगे कि सांस्कृतिक आधार पर भी एक विभाजन किया गया है राजस्थान का। वो कौन कौन सा विभाजन है, किस आधार पे क्या क्या बांटा गया है सांस्कृतिक आधार पे? सर भाषाई आधार पे तो जो 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मारवाड़ी बोली,
शेखावटी बोली, ढूंढाड़ी और एक मालवी बोली होती है। जबकि सर जो अरावली रीजन के आधार पर ज्योग्राफिकल रूप में और कल्चरल रूप में वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान के रूप में बांटा गया राजस्थान। ओके, अभी जो राजस्थान का डेवलपमेंट है इसमें बहुत सारी पहले ज्योग्राफी ऐसी देखी गई और लगा कि डेजर्ट इसका सबसे जो है एक तरह से वेस्ट पार्ट है, और शुरुआत में ऐसा लगा कि सही में राजस्थान को एक तरह से कर्स हो गया है, भगवान का अभिश्राप मिल गया है, लेकिन आजकल वो वरदान साबित हो रहा है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे डेवलपमेंट आप राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए वो की फैक्टर साबित हो रहा है? जी सर। सर अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा है उसके कई प्लांट्स लग रहे हैं। उससे भी पहले सर मैं जो गंगा के जो इंदिरा गांधी केनाल है उसके द्वारा जो वेस्टर्न राजस्थान का ऊपरी हिस्सा जिसमें गंगानगर और बीकानेर के रीजन्स आते हैं, हनुमानगढ़ चूरू का भी कुछ इलाका आता है, तो वो इलाके पहले प्योर मरुस्थल के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब उसमें इंदिरा गांधी केनाल का पानी पहुंचा तो वहाँ पे अच्छी फसल होने लग गई। तो वो एरिया सर जैसे गंगानगर को राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है, तो वो जो राजस्थान की फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता था। फिर सर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान के पास जो वेस्टर्न राजस्थान में है इतनी बड़ी जो लैंड है हमारे पास, और 320 दिन जो वहाँ पे सनलाइट हमें प्राप्त होती है, उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कुछ, बहुत बढ़िया बोला, सोलर एनर्जी, इसके अलावा कुछ जो मिनरल्स हैं उनका भी एक्सट्रैक्शन करके उनको काम में लिया जा सकता है। अच्छा, तो अभी आपने हिंदी साहित्य ले लिया है ना, और राजस्थान से जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो कैसा जुड़ाव देखते हैं आप? कोई एक दो साहित्यकारों के नाम जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया हो? सर जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हम मानते हैं तो रासो काव्य से मानते हैं आदिकाल में, तो वहाँ पे सर एक चंद्रवरदाई करके कवि रहे हैं, तो उन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखी थी वो सर राजस्थान से थे। फिर सर जो कबीरदास जी हैं उनकी कुछ जो रचनाएं हैं उनमें राजस्थानी बोली का टच मिलता है, जो कि पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा है। फिर सर मीराबाई जी थी, वो मेड़ता नागौर की थी, तो उन्होंने जो कृष्ण भक्ति के पद रचे हैं उनमें भी राजस्थानी बोली का पुट देखा जा सकता है। उसके बाद सर दादू दयाल जी थे, उन्होंने भी अपनी जो शिक्षाएं दी थी उनमें ढूंढाड़ी जो बोली है राजस्थान की, उसके आसपास के जो बोलियां हैं उनका भी सर प्रभाव देखा जा सकता है। फिर सर इसकी प्रवृत्ति, चलिए काफ़ी हद तक ठीक है सर। थैंक यू। अजीत जी, आप फोक सॉन्ग गाना पसंद करते हैं या सुनना पसंद करते हैं? सर जनरली मैं सुनता हूँ और कभी कभी गुनगुना भी लेता हूँ। ठीक है, फोक सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, अलग अलग कैटेगरीज है। जी क्या अंतर होता है फोक सॉन्ग में, क्लासिकल से में, क्लासिकल में क्या अंतर होता है? जी सर। सर फोक सॉन्ग्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में हस्तांतरित होते हैं, और सर ये किसी लिखित रूप में नहीं होते हैं, और जो आम जनजीवन की जो रुचियां होती हैं उनको आपस में ही लोग बातचीत करके या गाने के रूप में या मनोरंजन के रूप में, साधन के रूप में देखते हैं। जबकि क्लासिकल संगीत है वो उसके लिए सर एक निश्चित ज्ञान की और उसके लिए पारंगत होने की आवश्यकता होती है, उसके लिए घराने बने हुए हैं। जबकि जो फोक सॉन्ग्स हैं वो उसके लिए आम जो लोग हैं वो भी गा सकते हैं उसे। दूसरा सर जो रीजन में देख पा रहा हूँ, जो शास्त्रीय संगीत में जो वाद्य यंत्र वगैरह जो है जो बजाए जाते हैं या जो काम में लिए जाते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, जबकि फोक सॉन्ग्स वगैरह में इतनी डिमांड नहीं होती। राजस्थान के फेमस फोक सिंगर कौन कौन है? जी सर। सर अल्लाजिला बाई जी थी एक, तो जो जोधपुर से थी। फिर एक अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं उसमें अभी सर, हाँ सर, एक प्रकाश गांधी जी हैं जो भजन गाते हैं, और प्रकाश भजन तो फोक सॉन्ग में नहीं आता नॉर्मली, वो तो सर, एक अलग ही धारा हो जाती हाँ है। वो मान सकते हैं सर उस धारा को भी। अभी सर एक जो स्वरूप खान है या जो दप्पू खान थोड़े दिनों पहले उनकी जो मृत्यु हो गई थी वो थे, और सर जो सीमा मिश्रा जी थी जिन्होंने जो पुराने जो फोक सॉन्ग्स थे उनको पुनः रिवाइव किया था, उनका नाम देख सकते हैं। फिर सर जो पुराने फोक सॉन्ग्स थे उनको क्रिएट करके जो अनुप्रिया लाखावत जी हैं एक, जो यूट्यूब पे गाने गाती हैं। तो अभी जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, जो आपने कहा कोई घराना होता नहीं, कुछ लिखित होता नहीं है, जी सर। बट इनको प्रोटेक्शन के लिए इनको बढ़ाया दिया जा सके, कुछ कुछ काम चल रहे हैं, तो कुछ आइडिया है कि इसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं ताकि इनकी जो हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, इसको बचाया जा सके, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, कुछ आइडिया? जी सर। सर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना स्टार्ट करी थी,
फिर सर आज के टाइम में जब यूट्यूब का टाइम आ गया है, तो इनको संरक्षण करना, क्योंकि इनके द्वारा जो आर्थिक इनकम है वो भी जनरेट की जा सकती है, तो इसलिए इनका संरक्षण करना आसान हो गया है। फिर सर जो टूरिज्म सेक्टर है उससे भी इसको जोड़ के, जैसे कालबेलिया डांस वगैरह को जोड़ दिया जाता है। जैसे चौकी ढाणी में है तो वहाँ पे खाने वगैरह की और जो गाने बजाने के यंत्र वगैरह हैं या जो बोलने वाले हैं वो सारे एनवायरनमेंट मिलता है, तो इस प्रकार से भी इनको संरक्षण दिया गया। हिंदी साहित्य आपका विषय रहा है। जी सर। हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए, बढ़ाने के लिए कई सारे अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। जी सर। तो कुछ बता सकते कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और कौन देता है और किस लिए देता है हिंदी के लिए? जी सर। सर इनमें दो तीन जो मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन देता है और किस काम के लिए दिया जाता है ये? सर ज्ञानपीठ पुरस्कार जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा को मिलता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ रचना की जाती है 1 साल के लिए। जैसे सर अब की बार का मैं याद नहीं कर पा रहा, मुझे कौन देता है इसको, ज्ञानपीठ इसको? भारत सरकार देती है, राजस्थान सरकार, कौन देता है ज्ञानपीठ अवार्ड? सर अवश्य भारत सरकार की कोई एकेडमी होगी शायद। अब श्योर नहीं है। अच्छा, श्योर नहीं है सर। आगे? सर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वो प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान वगैरह वो भी चीज है। अच्छा, व्यास सम्मान सबका आइडिया आपको नहीं? सर नाम सुना है, उनका पता नहीं है कि कौन देता है। अच्छा अच्छा, चलिए आप एक सिविल सेवा में आना चाहते हैं जी सर। और आप फोक सॉन्ग भी सुनते हैं और साहित्य पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ये साहित्य है, फोक सॉन्ग है, इससे हमें कुछ फायदा मिलेगा सिविल सेवा में? आपका जो कार्य होगा करने में कुछ बेनिफिट्स होंगे आपको? जी सर। सर फोक सॉन्ग्स में जनरली जो आम जनता की जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, जो उनके दुख दर्द होते हैं वो उनके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो एक सिविल सेवक जब किसी जगह पोस्टेड होता है तो मुझे लगता है सर वहाँ की जो जन रुचियाँ या जो जन समस्याएं हैं उनको इनके थ्रू वो जान सकता है। दूसरा सर कोई स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई या ऐसा कुछ जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो, तो उनको जो लोकगीत हैं उनमें ढालकर हम जो लोग आपस में गाए तो उनसे उनका जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ सकती है। तीसरा सर फोक सॉन्ग एक सिविल सर्वेंट के लिए भी, जैसे मेरे लिए तनाव के क्षणों में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे राहत मिलती है, तो जो तनाव मैनेजमेंट है वो हो जाएगा, तो जो सिविल सर्वेंट है वो भी अच्छे से काम कर सर अजीत, एक अच्छी बात है कि आप शुरू से ही क्लियर हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और करियर अपना सिविल सर्विसेज ही क्यों? सो मेनी करियर्स, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी हमारे देश में या अब्रॉड, तो सिविल सर्विसेज ही क्यों? सर मैंने 11th में बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए ली थी कि मैं समाज में या जो मेरी खुद की जो दिक्कतें थी, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं या परिवार की समस्याएं देखकर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनता हूँ। तो सर 11वीं क्लास में एक एनुअल फंक्शन हुआ था हमारे स्कूल में, तो उसमें एक आरएएस थे पंकज सिंह, वो आए थे, तो उन्होंने महत्ता समझाई थी कि कैसे आईएएस और आरएएस जैसी फील्ड्स में मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उनमें काम करने का मौका मिलेगा तुम्हें, डाइवर्स फील्ड में नए नए चैलेंजेस लेने का मौका मिलेगा, जहाँ पे तुम डॉक्टर बन के कुछ एक 100-200 या फिर 1000 जितने लोगों की समस्याएं कर सकते हो, उसके बजाय आईएएस या आरएएस बन के तुम बड़े लेवल पे काम कर सकते हो समाज के लिए। तो सर मैंने फिर इस विषय में सोचा और मैंने बनाया। तो आपके पास ऐसी क्या 3 क्वालिटीज़ हैं जिसको देख के हम आपको सेलेक्ट करें सिविल सर्विसेज में? सर पहली तो मेरी हार्ड वर्किंग, जो मेरा एकेडमिक्स रहा है, 10th में सर मेरी मेरिट थी, 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, उसी आधार पर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। दूसरा सर मेरी जो अडेप्टेशन की क्वालिटी है, जैसे 12वीं तक की स्कूली शिक्षा सर मैंने अपने गांव से ही की थी, उसके पश्चात डायरेक्ट मैं शहर आ गया, तो मुझे लगता है कि सर जो मेरे और दोस्त थे साथ के, उनके लिए बड़ी दिक्कतें रही, उनके माता पिता भी आए उनको यहाँ ठहराने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया, तो मेरी एडेप्टेशन की क्वालिटी ठीक है। तीसरा सर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्यवहार, अपने सिद्धांत या जो भी अपने दोस्त वगैरह उनकी कमिटमेंट्स के प्रति ऑनेस्ट रहूँ, तो सर मुझे लगता है ऑनेस्टी भी जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए। आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे टर्म सुने हैं, आप इनका डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? जी सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके खाते में जो भी सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होती है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं होता।
जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो पीछे रीजन है वो ये कि सारी सब्सिडीज खत्म करके जो भी जैसे उर्वरक के रूप में दी जा रही है या इंश्योरेंस के रूप में दी जा रही है उन सबको समाप्त करके पूरी सब्सिडी एक साथ ही ट्रांसफर कर दी जाए जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो अभी आप एक एग्जांपल दीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हमारे भारत सरकार की स्कीम्स में। जी सर। सर जैसे मनरेगा में पहले क्या होता था कि जो पैसा आता था वो मेट या जो गांव के सरपंच के पास से होते हुए जो काम करते थे मनरेगा में कर्मी होते हैं उनके पास पहुंचता था, तो बीच में मिडल मैन होते थे तो उनका जो इनकम वो कम हो जाती थी। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया। हाँ सर इसमें बस। यूनिवर्सल बेसिक इनकम सर वो उसका एग्जाम्पल अपने यहाँ नहीं है क्योंकि उसका बेसिक यही था कि सर सब्सिडीज खत्म करके सारी सब्सिडीज खत्म करके जो पैसा है, जैसे कि एक रिपोर्ट में ध्यान नहीं कर पा रहा उसमें ये कहा गया था कि 7,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट हर एक व्यक्ति के उसमें। बट कुछ इनकम ट्रांसफ़र स्कीम्स तो हैं हमारे देश। जी सर जी सर जी सर सॉरी सर, जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसे, तो 6,000 रुपये वो सालाना हो। आपने ई नाम स्कीम का सुना है? जी सर। इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये जो नेशनल ये जो मंडीज होती हैं अपने यहाँ उनको सबको आपस में इंटरनेट के थ्रू आपस में जोड़ने से ये रिलेटेड है। तो उसके थ्रू ये था कि सर कि एक मंडी में अगर कोई किसी भी कमोडिटी की कीमत ज़्यादा है या किसी के लिए वो सुलभ पड़ रही है तो वो एक मंडी से दूसरी मंडी में जा सकता था। आपको लगता है कि ये अपने उतना सक्सेसफुल हो पाया जितना इससे एक्सपेक्टेड था, और अगर नहीं तो क्यों? सर इसके पीछे एक आध रीजन जो मैं सोच पा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि सर जो मूल समस्या है किसानों की वो ये है कि एक तो लैंड होल्डिंग कम है उनके पास। अपने यहाँ 86% के आसपास किसान है वो छोटे और मझोले किसान है, तो उनकी उपज इतनी होती नहीं है कि एक मंडी से दूसरी मंडी में तो जाएं तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो सर एक तो रीजन मैं ये देख पा रहा हूँ। फिर सर दूसरा कि पिछले साल तक का ही मुझे डेटा जहाँ तक प्राप्त है कि पूरी जो मंडीज थी उनको जोड़ भी नहीं पाए थे आपस में। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इंडिया टारगेट कर रहा है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के अगले 5 साल में। तो 3 या 2 स्ट्रेंथ्स आप बता दीजिए इंडियन इकोनॉमी की और 2 वीकनेसेस बता दीजिए जो आपको 2 स्ट्रेंथ्स जो इसको अचीव करने में मदद करेगी और 2 वीकनेसेस जिसको हमको ओवरकम करना है ताकि हम इसको अचीव कर पाएं। जी सर स्ट्रेंथ में पहला तो मैं अपने यहाँ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कि अपने यहाँ की जो एवरेज एज है वो अपने यहाँ 28 ईयर्स है। तो सर एक तो वो, दूसरा सर इसी पॉपुलेशन की वजह से ही सर हमारे पास एक जो इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की जो कंजम्पशन इकोनॉमी है वो भी, और उसके अलावा हम जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ाकर हम कर सकते हैं। सर वीकनेसेस में देखूंगा सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है सर, दूसरा सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हेल्थ एजुकेशन वगैरह है, उसमें भी सर हमारी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी है। और अजीत, आप एक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताएं। अभी आपने बताया कि श्रीगंगानगर धान का कटोरा कहते हैं और उसका मुख्य श्रेय आप देते हैं इंदिरा गांधी कैनाल को। अच्छा, ऐसे अगर और कैनाल बना दिए जाए तो क्या जैसलमेर में भी कृषि कर पाएंगे? सर मेरा मानना है कि राजस्थान की जो भूमि है उसकी बड़ी दिक्कत पानी की समस्या है, उपजाऊपन की समस्या कम है। लेकिन सर जैसलमेर तक नहरों के थ्रू पानी पहुंचाने में पानी का जो क्षय हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या फिर वहां तक जाते जाते जो लैंड के अंदर रिसने की वजह से जो क्षय हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेनली जैसलमेर तक पहुंचाई गई है, जो बाड़मेर तक पहुंचाई है, गडरा रोड तक, पाकिस्तान बॉर्डर तक, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ज्यादा है। पोखरण कहाँ है? पोखरण सर जैसलमेर में। किस लिए प्रसिद्ध है? सर इसमें जो भारत का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट, और जो स्माइलिंग बुद्धा सेकंड भी सर वही। उसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा सेकंड था शायद, दूसरे वाले पहले वाला क्या था? स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट। कितनी बार परीक्षण किया हमने? सर 2 बार किया अभी तक। कब कब?
सर एक तो 1974 था आई थिंक, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और फिर सर 1999। देख लें इसको आप फिर से। ये बताएं, अभी श्रीलंका ने एक आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और आईएमएफ ने उसे कुछ लोन्स दिए। आईएमएफ कितने प्रकार के लोन देती है, लोन या सहायता प्रदान करती है? सर आईएमएफ जनरली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, किसी देश की बैलेंस जिस आपस में जो फॉरेन ट्रेड है उसमें दिक्कत आ रही है। नहीं, दो तरह से एडवांसेस देती है वो, दो तरह के। किस तरह के देती है? सर एक तो एसडीआर के रूप में शायद। एमएसपी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कितने क्रॉप्स उसके अंदर कवर्ड हैं? सर फिलहाल शायद 24 क्रॉप्स हैं सर। कौन कौन से हैं, सर कुछ के नाम मेजर- बताएं। जी सर। सर मेजर मेजर जो हैं उनमें गेहूं, चावल, गन्ना। गन्ने को सर अलग से करा रखा है वैसे। गेहूं जो कमर्शियल क्रॉप्स कितने हैं जिनको हमने एमएसपी में रखा हुआ है? 2 हैं शायद से। कौन कौन से? एमएसपी की अवधारणा क्या है, क्या करना चाहती है सरकार एमएसपी दे के? मेरा तो ऐसा मत है कि एमएसपी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एमएसपी सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कुछ है नहीं। जितना कमिट करती है सरकार उतना उठा तो पाती नहीं, तो आधे से ज़्यादा किसान वंचित रह जाते हैं, जिससे एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक किसान दूसरे किसान को में जो वो वैमनस्य होता है वो पैदा होता है। तो इसको बंद कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? सर एमएसपी लाने के पीछे जो मेजर रीजन था वो ये था कि किसानों के लिए एक मिनिमम इनकम सुरक्षित कर दी जाए। और सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो उसके क्रिटिक्स का जो एक रीजन है वो ये कि 6% जो किसान है उन तक ही एमएसपी पहुंच पा रही है। तो सर इसका होना ही चाहिए था कि जो एमएसपी का जो लाभ है वो सभी तक पहुंचे। हाँ, ये एक पक्ष है कि जो अमीर किसान है वो इसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन सर जैसा कि हमारी इतनी बड़ी 45% जो हमारी जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है, तो सर उनके लिए जो मिनिमम नहीं, मैं वही कह रहा था कि जब मात्र 6% लोग, और वो भी अमीर लोग, इसका बेनिफिट ले जाते हैं और हमारे शेकर पर इतना बोझ पड़ता है, तो बंद क्यों ना कर दिया जाए इसे? सरकार क्यों नहीं कन्विंस कर पाई किसानों को? सर सिर्फ इसमें अमीर किसान ही नहीं है, जो गरीब किसान है, जो लक्ष्य इसका टारगेट किया गया था सर वो सही था। इसके लिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो मझोले और जो छोटे किसान हैं उन तक भी इसका बेनिफिट पहुंचे। और लॉन्ग टर्म में सर होना ऐसा चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं चाहिए तो वो तो नेताओं वाली बात होगी। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो हमें तो एक्शंस बताने पड़ेंगे ना। आप मुझे एक्शंस बताइए, मुझे वो चाहिए वाला नहीं, मतलब फ्यूचरिस्टिक बातों से काम नहीं चलेगा। आपको तो एक्शन दिखाना है, एक्शन क्या करना चाहिए वो बताइए। क्या एक्शन करे सरकार जिससे कि ये जो गैप है जो और चौड़ा होता जा रहा है गरीब और अमीर किसानों का, वो कम हो सके? सर इसके लिए पहले तो सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ताकि जो फर्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से एमएसपी कंटिन्यू रखना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से सर R&D पे खर्च धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एमएसपी रखना चाहिए। एमएसपी सर अभी फिलहाल के लिए तो सर रखना चाहिए। हिंदी साहित्य में आपके प्रिय कवि? सर भक्ति काल में मेरे तुलसी कबीर, और आधुनिक काल में निराला जी, और एक दलित महिला लेखिका है निर्मला पुतुल जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, साहित्य पढ़ के एक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? ऐसे कौन से गुण हम वहाँ से साहित्य पढ़ के प्राप्त करते हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में मदद? जी सर एक मान्यता ये है कि जो साहित्य पढ़ा हुआ आदमी होता है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होता है। संवेदनशील बनाने के और भी तरीके हैं सर, उनमें साहित्य भी एक है। तो अगर एक संवेदनशील सिविल सर्वेंट होगा तो वो जनता की समस्याएं हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा और उनसे ज़्यादा जुड़ाव कर पाएगा, और उनके लिए जो टारगेटेड स्कीम्स हैं उनका प्रॉफिट उन तक पहुंचा पाएगा। अच्छा, आखिरी प्रश्न का उत्तर दें। ये अभी स्पीकर और गवर्नर की रोल को लेकर के बहुत एक संकट की स्थिति बनी हुई है। कई सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? स्पीकर और गवर्नर की जो पदें हैं वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, या प्रयोग ही नहीं कर रहे? जी सर, अभी सर जैसे कि विपक्षी दलों के द्वारा ये आलोचना की गई है कि जो लोकसभा में जो स्पीकर हैं उनके द्वारा एक मास लेवल पे
जो एमपीज है उनका सस्पेंशन कर दिया गया था। और गवर्नर के स्तर पे सर जो महाराष्ट्र में जो वाकया हुआ था, तो सर मेरे हिसाब से जैसा कि सरकारिया कमीशन ने भी कहा है कि किसी भी किसी भी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो राज्य की सरकार है उनको भी ये ताकत दी जानी चाहिए कि अगर कोई गवर्नर है वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकें, मतलब कि महाभियोग जैसा कुछ वो होना चाहिए। थैंक यू सर। अजीत, गुड इवनिंग। इट सीम्स दैट यू आर एनर्जेटिक गाय। लग रहा है लगातार आप सवालों के जवाब अच्छे दे रहे हैं। देखिए, चूँकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी है, मेरे सवाल यहाँ होंगे थोड़े से आपसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 सितंबर का जो डाटास है IMF के, WEF का डाटा ये कहता है कि हमारा देश भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। ये मालूम है आपको? अब मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, US, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। ये सीक्वेंस ठीक है मेरा? मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है, मैं अक्सर अपने आप से भी पूछता हूँ, लोगों से भी सवाल करता हूँ कि मैं कुछ पॉपुलेशन बताना चाहूँगा। यहाँ पॉपुलेशन उसी डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। अमेरिका की पॉपुलेशन ध्यान दीजिएगा 33 करोड़ के आसपास है, 33 करोड़। चाइना की जो नंबर 2 पर है 142.57, जापान की है 13 करोड़, जर्मनी की 8.5 करोड़, 8.5, इंडिया की 142 करोड़ 5.86, 142.86 ये IMF WEF का डाटा है। बड़ा हैरानी होती है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, चाइना के बराबर है। छोटे देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अब मैं देखूं उसके अंदर तो निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा। जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी है उसकी जो साइज है, अमेरिका का साइज़ है लगभग 26% पॉइंट समथिंग, चाइना का है 21 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 22 के आसपास, और जापान का है लगभग 4.89 एंड जर्मनी का है 4.57। मेरा सवाल लंबा हो सकता है, एक ही सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक सवाल करूँ। इंडिया का है 3.89, पॉपुलेशन इतनी अधिक है। थर्ड इकॉनमी हम बनने जा रहे हैं लार्जेस्ट दुनिया की। क्या ये एक सपना दिखाने वाली बातें कही जा रही हैं कि वास्तव में इसके पीछे कोई ठोस आधार है? आधार है तो हमें जरा इसको बताइएगा। जी सर, पहले मैं सपने वाली बात पे आना चाहूँगा। सर 1990 या 2000 तक जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उन्होंने इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं थी उनकी, तो उन्होंने जो ग्रोथ करी है उसके पीछे जो मैं 2-4 पॉइंट देख पा रहा हूँ। पहले सर उन्होंने जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें बहुत खर्च किया, जैसे वहाँ की जो एजुकेशन है 2012 जो वहाँ के सेंसस है उनके हिसाब से 92% है, जबकि इंडिया की 74% है, हम यहाँ लेक कर रहे हैं। चलिए अजीत, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये हम बता रहे हैं जो हमें इतिहास ने लिख करके दिया है, हम उसी को पढ़ के बता रहे हैं। अंतरात्मा से हम क्या लगता है हमको, एक आम आदमी कैसे समझ सकता है हमारे देश के इकॉनमी के कौन से ऐसी चीज़ें दी जाएँ, कौन सा फार्मूला दिया जाए? एक आप एडमिनिस्ट्रेटर होने वाले हैं आने वाले समय में, कौन सी ऐसी चीज़ें दी जाएँ जल्दी से जो बहुत तेज़ी से, 75 साल हो चुके हैं, 76 साल देश को आप जा चुके हैं, आखिर ये कब तक मीटिंग्स पे मीटिंग होगी, कब तक नए से नए फार्मूले हमें दिए जाने चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से बताएं 2 पॉइंट्स में। सर एक बड़ा जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो विमेंस की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगभग 19% है, तो एक इतनी 50% जो आबादी है उसका इतना सा रोल है, वो भी एक बड़ा रीजन है। सर जब एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाएगा तो सर मुझे लगता है कि जो स्किल वगैरह है उन पर भी खर्चा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर भी खड़ा करना चाहिए। बस मेरा बहुत अच्छा आखिरी सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 ही सवाल थे। चूँकि हमारा देश अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd की ओर जा रहा है, जाहिर है टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, डिजिटल, बहुत सारी चीज़, डिजिटल पेमेंट्स में मैं लूँगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। जब इसका गठन हुआ, एक तो किस एक्ट के तहत हुआ आप जानते हैं इसको?
सर दरअसल ये एक्ट नहीं था, ये जो 5-6 बैंक्स थे आपस में मिलकर इन्होंने इनका गठन किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है पूरे हिंदुस्तान की डिजिटल सिस्टम को, कौन सा एक्टर है के तहत इसको खड़ा किया गया और कौन सपोर्ट करता है? सर इसमें शुरू में सर जो 4-5 जो प्राइवेट बैंक्स या जो कंपनीज थी उन्होंने मिलकर इसको किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नहीं IBA है वो है। चलिएगा, मेरा इसमें बहुत अच्छा सवाल आपके बन रहा है। इसकी कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में, यह एक डिजिटल, मैंने जैसे कि कहा कि ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है होल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इसके बहुत बड़े मायने रखते हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, RTGS है, आप जानते हैं रियल टाइम ग्रोथ सिस्टम है, NEFT है, नेशनल। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें आम व्यक्ति को भी क्यों इस बात का सही ज्ञान नहीं है, इवन मुझे भी ज्ञान नहीं है कि RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है और ये IMPS क्या होता है। क्या हमें जागरूकता एक जन जन पे इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए? आप एज एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा चीज़ है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, इस एरिया को किस तरह से आप सुदृढ़ करेंगे? क्या आपके रास्ते हैं इन बातों को समझाने के लिए? सर पहले तो इनके बीच अवेयरनेस नहीं होने का रीजन ये था कि जो बड़े पैमाने पर जो बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन होते थे या जो भी लेन देन होता था ऑनलाइन, वो सर बड़े जो पूंजीपति लोग थे वही करते थे, तो जो खाते लोगों के कम थे पहले तो इस वजह से सर अवेयरनेस कम थी। अभी सर जब से UPI आया है मुझे लग रहा है जैसे UPI भी सर NPCI का एक जो पेमेंट इसके रिसेंट प्रोडक्ट हैं UPI 1 2 3 पे, UPI लाइट, बताएं प्लीज़। तो सर UPI आने के बाद और जो जेम ट्रिनिटी का मॉडल जो जिसके तहत जनधन आधार खाते खोले गए हैं, उसके बाद से सर मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता लगा है, लेकिन सर इसके बारे में जो अकाउंट्स के संबंध में या जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी सर लोगों को बताया जाना चाहिए, जैसे कि जामतारा या फिर जो निकल के आ रहे हैं फ्रॉड्स, तो वो भी अफेक्ट कर रहे हैं लोग। थैंक यू सर। आपकी हॉबी कैमल राइडिंग है, तो ये तो जो बीकानेर साइड और उधर के लोग हैं स्वाड़ा, उनका तो समझ में आता है। आप तो जयपुर में हैं, उतना ज़्यादा डिजर्ट है नहीं, तो आपकी ये हॉबी कैसे पड़ गई? और लास्ट टाइम कब चढ़े थे आप ऊँट पे? सर हमारे गांव में 3-4 परिवार हैं जिन पे आज भी ऊँट बचे हुए हैं। जैसे जैसे सर मैकेनाइजेशन बढ़ा कृषि का या ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऊँटों की जो उपयोगिता थी वो लोगों के लिए कम होने लगी। तो सर मेरे ताऊजी के पास एक ऊँट था, तो बचपन से ही सर जब हम स्कूल से आते थे तो ऊँट की सवारी करते थे, ऊपर बैठते भी थे, पीछे भी। लास्ट टाइम सर मैंने मुखर्जी नगर में 2-3 महीने पहले एक जो बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो वहाँ पे की थी सर लास्ट टाइम। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे ठीक है उस समय आपने किया बचपन में, ताऊजी के पास था, बचपना होता है, कई चीज़ें एंजॉय करती हैं। अभी आपको ऊँट पे चढ़कर ऐसा क्या अच्छा लगता है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है? सर वो ऊँट की जो जानवरों के प्रति हमारी जो आत्मीयता है, तो सर वो एक तो वो अफेक्ट करती है मुझे। सामान्यतः माना जाता है 2 प्रकार के ऊँट होते हैं, पढ़ा है ऊँटों के बारे में? हाँ, नस्लें होती है सर 4-5। कैसे, क्या क्या होती हैं? जी सर। सर एक तो बीकानेरी ऊँट है, दूसरे सिंधी ऊँट है, तीसरे जो कच्छ के खराई ऊँट है, फिर एक सर एक बैक्टीरियन नस्ल होती है, मेनली सर वो बैक्टीरियन और अरेबियन नस्ल जिसकी शायद आप बात कर रहे हैं। ये सर सिंगल हम्प्ड होती है जो अपने वाली। एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कैसे वहाँ 2 होती है, यहाँ सिंगल होती है, ये कैसे अंतर आता है? सर शायद एडेप्टेशन का ही रीजन रहा होगा, एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन बोर्ड का, आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत आपने मेंशन किया है क्रिकेट को लेकर। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और इंडिया का 2020 का मैच हो रहा था, लास्ट मैच, और जैसे माना जाता है क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। हमारे कैप्टन जब लास्ट एकदम वो होता है सुपर ओवर में, तो लास्ट बॉल पे रन चाहिए होता है, सिंगल टाई होता और 2 रन पे जो है जीत जाते, तो अपने आप को रिटायर्ड हर्ट कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं अगले सुपर ओवर खेलने। तो एक बात आती है कि ठीक है नियम हो सकता है कि कुछ वेग से हों, लेकिन एथिक्स तो ये कहती थी कि नहीं आए, जो बाद में अफगानिस्तान के कुछ प्लेयरों ने आवाज़ भी उठाई। आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? सर अगर रियल में ही अगर उन्हें दिक्कत थी भागने में, तो सर मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें हम, तो अगर मैं ठीक होता उस टाइम तो मैं ज़रूर अपने आप को ही रखता वहाँ पे।
जैसे दूसरी बार जैसे मान लीजिए आप चले गए, वापस चले गए, मेन प्रश्न तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में वापस चले गए तो क्या अगले बार लास्ट सुपर ओवर खेलने, बैटिंग करने आना चाहिए था? भाई ठीक थे, नहीं थे, चले गए, उसके बाद फिर आकर जीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही तो दिखता है कि जो है ये सारी बातें होती हैं कि जेंटलमैन स्पिरिट है या क्या है, लेकिन लास्ट रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप क्या मानते हैं इसको? सर रोहित शर्मा कैप्टन थे टीम इंडिया के लिए, तो सर उन्होंने जरूर देखा होगा कि जो भी संभावनाएं हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए जीतने की उस गेम में, तो उस वजह से गए होंगे। ऑलरेडी आप सीरीज जीत चुके हैं। जी सर। सर जो लास्ट टाइम तक चला गया था मैच, सुपर ओवर तक, जो सेकंड सुपर ओवर तक आ गया था, तो सर मुझे लगता है कि वो फिर फाइट ज्यादा हो गई थी, तो उस वजह से शायद सोची होगी उन्होंने। मतलब कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि चूंकि प्रेस्टीज है, जीत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस जाते हैं, तो कई बार जो मोरालिटी है इन सब चीज़ों को ताक पे रखा जा सकता है। नहीं सर। सर मुझे भी लगता है सर, अगर वहां पे अगर रोहित शर्मा बड़ा दिल दिखाते और ये इंसिडेंट नहीं होता तो बेटर होता सर। थैंक यू। थैंक यू।